नमस्कार दोस्तों, मंतव्यम शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको पता है, हम शिक्षा मनोविज्ञान के जो अब तक आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चाएं और विस्तार से उनका समावेश करते हुए चल रहे हैं। तो समय नहीं गवाते हुए आज की हम क्लास चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी ने बुद्धि शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है। तो देखिए, आपको पता होगा एनसीईआरटी को पहले हम जान लें थोड़ा सा, इस आंसर को देखने से पहले, चारों विकल्पों को देखने से पहले। एनसीईआरटी क्या करती है भाई? एनसीईआरटी विद्यालय जो शिक्षा होती है, कौन सी शिक्षा? विद्यालयीय शिक्षा जो है, विद्यालयीय शिक्षा, इसमें गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाती है। गुणात्मक दृष्टिकोण की बात करती है, गुणात्मक दृष्टिकोण को देखती है। यानी यहाँ एनसीईआरटी की जो अब यहाँ विद्यालय शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा के अंतर्गत यदि हम देखें, जब हमें ये पता है तो चारों विकल्पों में से हम अपने आप आइडिया लगा सकते हैं एनसीईआरटी क्या कर रही है, कौन सा विभाग होगा इसका। दूसरी बात देखिए, हमें थोड़ा सा और इसके बारे में देख सकते हैं एनसीईआरटी। तो इसका देखिए मुख्य जो कार्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहीं भाई? इसका नई दिल्ली में इसका कार्यालय है एनसीईआरटी का। यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यदि ऐसा भी पूछा जा सकता है। और यदि हम देखें नई दिल्ली के अंतर्गत जो है एनसीईआरटी का कार्यालय, इसके जो निदेशक कौन है, यदि कई बार पूछ लिया जाता है इसका निदेशक कौन है वर्तमान में, यदि हम बात करें तो इसका निदेशक है दिनेश प्रसाद। कौन है भाई इसका निदेशक की यदि बात करें, पूछ लिया जाए एनसीईआरटी का निदेशक, तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद है भाई। ये डॉक्टर दिनेश प्रसाद, इनका यदि पूरा नाम अपन देखें तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। पूरा नाम क्या है इसका? सकलानी, सकलानी। ये 2022 से आज तक इस पद पे कार्यरत है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद क्या है? विद्यालय शिक्षा की गुणात्मकता को देखती है। और अब ये जब विद्यालय शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा भी कह सकते हैं इसको, विद्यार्थियों की स्कूली शिक्षा के बारे में करती है। तो अब देखो, श्रम और रोजगार विभाग एनसीईआरटी से नहीं है भाई। तो क्या होगा इसमें? मनोविज्ञान विभाग। यानी मनोविज्ञान विभाग जो है उसके लिए ये बुद्धि के शिक्षण के लिए जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद ने बुद्धि के लिए शिक्षण ये कौन सा विभाग खोला है? मनोविज्ञान विभाग खोला है भाई। समझ में आ गया भाई आपको? तो इस प्रश्न में से हमें बहुत सारे प्रश्न आप मिल सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में है भाई। कहां पे है? नई दिल्ली में है। इस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद बुद्धि जो है परिषद का, यदि हम देखें वर्तमान में निदेशक कौन है, तो निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी है। ये कब से कार्यरत है भाई? इस पे पद पे 2022 से कार्यरत है। और ये बुद्धि परीक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है इन्होंने भाई साहब खोला है मनोविज्ञान विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? यानी ये चार जो विकल्प हैं उनमें से हमें चयन करना है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सी ये समस्या का इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब आप देखिए, चारों विकल्प में से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आने वाली जो है शिक्षकों की अनुपस्थिति, ये नहीं हो सकती भाई, ये नहीं आती इस क्षेत्र के अंतर्गत। शिक्षा के गिरते स्तर के बारे में भी इसमें नहीं होगा। विद्यालय में बच्चों की कमी, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? शैक्षिक पिछड़ापन। यानी चारों ऑप्शनों में से यानी निम्नलिखित में कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शैक्षिक पिछड़ापन, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। क्लियर है भाई? राइट आंसर आपको समझ में आएगा। चौथा कौन सा होगा इसमें? विकल्प चौथा, शैक्षिक पिछड़ापन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन में चले आपके सामने। तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आरपीएससी में आया हुआ है।
2006 के अंतर्गत छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है। छात्र के असामान्य यानी उसका बिहेवियर सामान्य नहीं हो, असामान्य हो जाए उसका बिहेवियर, उस असामान्य व्यवहार के लिए अध्ययन के लिए कौन सी प्रणाली इसके अंतर्गत कार्य की जाती है। तो ये अगर हम देखें तो छात्र के व्यवहार को जानने के लिए यानी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रणाली इसमें काम में ली जाएगी। अब व्यवहार का अध्ययन यदि हम करते हैं तो व्यवहार का अध्ययन यानी जब करते हैं तो बहुत सारी मनोविज्ञान के अंतर्गत मेथड्स काम में लिए जाते हैं, परंतु इनमें बहुत सारा उपयुक्त मेथड कौन सा होगा। अंतर्दर्शन प्रणाली, व्यक्ति इतिहास प्रणाली, समाज मिति प्रणाली, विकासात्मक प्रणाली, चारों में से कौन सा होगा। अब देखो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका और स्पष्टीकरण कर लेते हैं। मनोविज्ञान जो है ना भाई, यानी मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए विधियां काम में ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? विधियां यानी प्रणालियां काम में ली जाती हैं। मनोविज्ञान का मतलब ही क्या है भाई? मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। इसीलिए हम व्यवहार के विज्ञान के लिए असामान्य व्यवहार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रणाली तो सारी काम में ली जाती है, बट यहाँ कौन सी प्रणाली काम में ली जाएगी। तो मनोविज्ञान के अध्ययन करने के लिए देखिए बहुत सारी विधियां हैं, उनका हम एक शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं इनको। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, उ प्र तु म प्र स जीवनी सांप रे, ऊपर तुम प्रस जीवनी सांप रे। और यही मनोविज्ञान की विधियां रे। जब हम क्लासें लेंगे, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, तब एक एक मेथड के बारे में हम जानकारी भी प्राप्त करेंगे, अच्छे से हमको समझेंगे किसने कौन सी विधि का जनक है, कौन क्या है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इन विधियों का मन देख रहे हैं तो थोड़ा यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं। उ प्र तुम प्रस जीवनी सांपरे। देखिए ऊ से लेते हैं हम उपचारात्मक। कौन सी विधि लेते हैं भाई? ऊ से अपन, ऊ का मतलब यहां लेंगे हम उपचारात्मक। ऊ से उपचारात्मक प्रणाली या उपचारात्मक विधि। प्र से हम लेते हैं प्रश्नावली। तू से तुलना विधि काम में ली जाती है भाई, तुलना। मैं से मनोभौतिकी। कौन सी होती है? मनोभौतिकी या मनोविश्लेषण। एक और विधि आती है मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्रायड वाली बात कर रहा हूं भाई मैं। प्रेसे यदि हम बात करते हैं, पैसे आती है प्रयोगात्मक। पैसे प्रयोगात्मक। तैसे यदि हम बात करें, तैसे समाज मिति। जी से यदि हम बात करें तो जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी, जीवन इतिहास विधि। वैसे यदि हम बात करें तो विकासात्मक विधि, विकासात्मक जो प्रणाली है विकासात्मक। नी से यदि हम बात करते हैं तो नी से निरीक्षण। और नी से ही आता है भाई निदानात्मक। और सा से यदि हम पढ़ें तो सांख्यिकी है। और सा से ही हम लेते हैं साक्षात्कार। कौन से लेते हैं? साक्षात्कार। और पैसे यदि हम बात करें तो परीक्षण। और रे से आता है रेटिंग स्केल। ये सारे मेथड्स मनोविज्ञान यानी व्यवहार को जानने के लिए काम में लिए जाने वाली विधियां हैं। अब ये सारी विधियां हैं, इनका एनालिसिस यदि हम करें, इन्होंने असामान्य व्यवहार की बात करें, यदि बच्चा सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा, असामान्य व्यवहार कर रहा है, तो ऐसा क्यों है वो, इसकी जानकारी करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए, इसका यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया विधि आती है भाई व्यक्ति इतिहास, जीवन इतिहास विधि यानी केस स्टडी, जो टाइडमैन ने इसका जनक माना जाता है व्यक्ति इतिहास विधि को। ये व्यक्ति इतिहास विधि ही क्या करती है भाई? व्यक्ति के असामान्य व्यवहार अध्ययन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। अब यह एक एक विधि के बारे में हम जब हमारी क्लासें होंगी, उन क्लासों को अब जब आप ऐप पे जाएंगे और ये मिलेंगे पूरे, तब आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। बट यहाँ उपचारात्मक,
उपचारात्मक के अंतर्गत समूल समस्या का समाधान देखा जाता है। प्रश्नावली जैसे 4 प्रकार की होती है। तुलना, समानता और विषमता के बारे में जब अध्ययन करते हैं तुलना होती है। मनोभौतिकी, जब मन है ना भौतिकी इत्यादि के साथ में जुड़ करके कार्य करते हैं तो मनोभौतिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। मनोविश्लेषण जो फ्रायड ने किया है, चेतन अचेतन इत्यादि, इसके द्वारा भी हम करते हैं। प्रयोगात्मक की यदि हम बात करें तो प्रयोगात्मक यानी प्रयोगों को डाल करके फिर विधि का प्रयोग किया जाता है। समाज मिति भी एक विधि है। जीवन इतिहास की हम बात कर रहे हैं, विकासात्मक विधि है। निरीक्षण है, निरीक्षण के अंतर्गत ही अंतर्दर्शन इत्यादि विधि भी आ जाती है। और सांख्यिकीय विधि है, परीक्षण विधि है, रेटिंग स्केल है। ये बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनका हम अध्ययन की दृष्टि से भी अध्ययन करेंगे इनका सबका, तब और क्लास में आपको समझ में आएगा। बट यहां हमें केवल ये देखना है कि इन विधियों में से सबसे उपयुक्त असामान्य जानने के लिए कौन सी विधि होगी, व्यक्ति इतिहास विधि होगी। ठीक है भाई, ये समझ में आया आपको। आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक वाद, निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? यानी कौन सा एक वाद किसके आधारित होना चाहिए भाई? शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित पूछ रहा है ये। शिक्षा मनोविज्ञान पर कौन सा एक वाद आधारित है, बताइए। देखिए, अब शिक्षा मनोविज्ञान, पहले तो ये बात समझे हम, अब शिक्षा मनोविज्ञान कौन से वाद पे आधारित है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, कोई नहीं। कौन सा है भाई बताइए। पहले तो वाद आपको जानिए, वाद और वादी, यानी जो जिस वाद पे हम चलते हैं, जैसे गांधीवाद है, गांधीवादी, यानी कौन सा वाद होगा? आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, प्रयोगवाद कौन सा है, और कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान कौन से वाद पे कार्य करता है? देखो, आदर्शवाद में तो क्या होता है, आदर्श 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 की बात की जाती है। सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम की बात आदर्शवाद में की जाती है। किसकी जाती है? सत्यम शिवम सुंदरम इत्यादि की जो बात करते हैं, यानी इस आदर्शवाद में शिक्षा की सब कुछ होता है। प्रयोगवाद केवल प्रयोग पे टिका होता है। प्रयोग के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं, प्रयोगात्मक सारी चीजें आती हैं प्रयोगवाद में, यानी क्या किससे कोई लाभ है तो बात करेंगे। प्रकृतिवाद में क्या स्वच्छंद होता है, क्या बताइए? स्वच्छंद की बात की जाती है। यहां प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ प्रकृति सिखाती है, नेचर सिखाती है। नेचर जो है सब अपने आप में पूरा शिक्षक नेचर ही होता है। सारा शिक्षक कौन होता है? नेचर। ये इसके अंतर्गत जाता है। तो ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी जब हम देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान में भी बालक को केंद्र में रखा जाता है। जितने भी मेथड्स हैं, जो विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां हैं, जो कुछ भी है वो छात्र को केंद्र में रख करके किया जाता है। सब कुछ किसके लिए है? छात्र के लिए है। वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है छात्र। यहां पर भी प्रकृतिवाद ही होगा। तो यहां कौन सा वाद आ जाएगा भाई? प्रकृतिवाद। कौन सा वाद होगा? तो यानी निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान के नियम पर आधारित है? प्रकृतिवाद। देखो, थोड़ा सा और समझते हैं हम प्रकृतिवाद की। यदि हम बात करें तो प्रकृतिवाद के जनक कौन माने जाते हैं? यदि हम बात करें प्रकृतिवाद के जनक की, तो प्रकृतिवाद का जो जनक है, वैसे तो प्रकृतिवाद का जनक है जीन जैक्स रूसो। कौन है भाई प्रकृतिवाद का जनक? जीन जैक्स रूसो। याद रह जाएगा भाई। यदि आपको पूछा जाए प्रकृतिवाद का जनक कौन है? जीन जैक्स रूसो। यानी जीन जैक्स रूसो कौन है? प्रकृतिवाद का। परंतु यदि आप बात की जाए शिक्षा में प्रकृतिवाद का जनक कौन है, देखो दोनों बातें अलग अलग है। प्रकृतिवाद का जनक किसको माना गया है? जीन जैक्स रूसो को। लेकिन यदि यही प्रश्न पूछ लिया जाए शिक्षा में प्रकृतिवाद का जनक तो कौन होगा भाई? शिक्षा में प्रकृतिवाद का जनक कौन है? शिक्षा में है एमिल जोला। कौन है भाई? एमिल जोला। याद रखिएगा, इसमें है एमिल जोला। अब आप इस प्रश्न से 3-4 प्रश्न बनते हैं। निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? प्रकृतिवाद। दूसरा पूछे कि प्रकृतिवाद का जनक कौन है? जीन जैक्स रूसो। शिक्षा में प्रकृतिवाद का जनक कौन है? तो वहां एमिल जोला। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आपके लिए। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य है। यानी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं यहां पे।
तात्कालिक, तत्क्षण, यानी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। ये जो तात्कालिक की बात की जा रही है, तो यहां देखिए कौन, यह आदर्श वाक्य किसने कहा, किसके द्वारा यह वाक्य कहा गया है, अगर आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, ये बात किसने कही है। तो यदि हम बात करें, देखो अरविंद घोष, पेस्टोलॉजी, गांधी जी, प्लेटो, बताइए देखिए कौन व्यक्ति है इनमें से जो ये बात मानता है कि आत्मनिर्भरता ही शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य है, तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए भैया, इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष नहीं है, पेस्टोलॉजी नहीं है, गांधी, यानी महात्मा गांधी जी ने यह कहा है कि आत्मनिर्भरता ही शिक्षा का क्या होना चाहिए, तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। यह बात की है गांधी जी ने। यह प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 6 की यदि हम बात करें, एम सिंह निगर डी के अनुसार खालिस्तान एक शिक्षा है और उसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। दोबारा देखिए इसको, एम सिंह डी के अनुसार खालिस्तान एक शिक्षा है और उसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। तो 4 ऑप्शन है इसके अंतर्गत, अपने 4 विकल्प हैं, मनोविज्ञान, विस्तार, दर्शन शास्त्र, पोषण। कौन सा होगा भाई इसके अंतर्गत, यानी एम सिंह निगर डी के अनुसार मनोविज्ञान एक शिक्षा है और उसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है, नहीं ये नहीं होगा। विस्तार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है, या होगा दर्शन शास्त्र एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है, दर्शन शास्त्र भी नहीं है। पोषण भी नहीं है, तो क्या होगा, विस्तार, यानी एम सिंह निगर डी के अनुसार विस्तार एक शिक्षा है, यानी विस्तार जो है यहां पे क्या आएगा, विस्तार शिक्षा, जो लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है, यानी ये सारी इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं विस्तार। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जब स्तर को देखते हैं, हम मापन करते हैं, तो बहुत सारी प्रणालियां मापनीय काम में ली जाती है। क्रम सूचक मापनी भी है, नामिक मापनी भी है, आनुपातिक मापनी भी है, समान अंतराल मापनी भी है। तो इसके अंदर कौन सा होगा भाई, बताइए। देखिए यहां यदि हम बात करें, देखो निम्न स्तर की बात कर रहे हैं, किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग की बात कर रहे हैं। अब न्यूनतम प्रयोग देखो, एक प्रणाली की यदि हम बात करें, न्यूनतम जहां पे क्या होता है, शून्य अवधारणा दी जाती है। न्यूनतम में क्या दी जाती है, न्यूनतम में शून्य अवधारणा दी जाती है। न्यूनतम में तो यह भी पूछा जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन को शून्य अवधारणा दी गई है। तो यहां शून्य अवधारणा जो दी जाती है न्यूनतम के अंतर्गत, यदि हम बात करें शून्य अवधारणा को, तो शून्य अवधारणा किसमें दी जाएगी, शून्य अवधारणा दी जाती है भाई आनुपातिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दी जाती है, आनुपातिक मापनी के अंतर्गत शून्य अवधारणा दी जाती है। कौन सी दी जाती है, शून्य अवधारणा आनुपातिक में दी जाती है। क्लियर है भाई, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आनुपातिक। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शून्य अवधारणा। शून्य अवधारणा में क्या होता है, इसका शून्य अवधारणा में न्यूनतम का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी शून्य अवधारणा में ध्यान रखना, आनुपातिक के अंतर्गत शून्य अवधारणा का काम किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है। ये नहीं है पूछ रहा है भाई, इसमें छात्र केंद्रित विधि नहीं है, यानी छात्रों को केंद्र में रख करके जो कार्य नहीं किया जाता, वो कौन सी विधि है। अब यहां केंद्रित विधि नहीं है, यानी छात्रों को केंद्र में और उसके बाद में विधि का प्रयोग किया जाए, सारा छात्र को देख करके ही सब कुछ किया जाए, उसको हम छात्र केंद्रित विधि कहते हैं। बताइए देखिए क्या होगा इसके अंतर्गत, बोलिए। व्याख्यान, प्रायोजना, समस्या समाधान या उपयुक्त सभी। कौन सी विधि है जो छात्र केंद्रित के अंतर्गत नहीं आती।
अब यहां देखो, योजना में तो क्या है, योजना बनाई जाती है और योजना सारी की सारी अपने बच्चे के इस तरह उसके आधार पे बनाते हैं। समस्या का समाधान भी उसके बच्चे का अकॉर्डिंग ही देखते हैं, छात्रों को केंद्र में रखते हैं। केवल व्याख्यान विधि ऐसी है जो छात्र केंद्रित नहीं है। कौन सी विधि होगी इसके अंतर्गत? व्याख्यान विधि। देखिए यहां क्या होता है, शिक्षक ही के अधीन सारा होता है, शिक्षक ही क्या होता है, केंद्र में रहता है। शिक्षक जो चाहता है, जिस विषय का टॉपिक उदाहरण अपने आधार पे करता है, तो व्याख्यान विधि में छात्र केंद्रित विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? छात्र केंद्रित विधि नहीं है। इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है, ये भी देखिए, अध्यापक सक्रिय है, बालक निष्क्रिय है, यानी छात्र केंद्रित विधि नहीं है वो भी। अब यहां देखिए छात्र केंद्रित नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जहां अध्यापक ही सक्रिय है, छात्र निष्क्रिय है, तो वो छात्र केंद्रित नहीं हो सकती पूरी की पूरी, यदि हम बात करें तो यहां कौन सी विधि है जो छात्र को निष्क्रिय बनाती है? जिस विधि में छात्र निष्क्रिय रूप से केवल सुनता है सुनता है सुनता है। तो देखिए कौन सी, अवलोकन विधि की यदि हम बात करें, तो अवलोकन विधि में क्या होता है, छात्र भी सक्रिय रहता है, क्योंकि अवलोकन करेगा तो साथ साथ छात्र भी अवलोकन करता रहेगा, इसलिए अवलोकन विधि तो नहीं हो सकती। दूसरी विधि है कहानी कथन। अब देखो कहानी कथन में क्या होता है, शिक्षक कहानी कहता है और कहानी कहता रहता है, छात्र सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्या कर रहा है, मूक बधिर की तरह छात्र देखता रहता है। तो कहानी कथन विधि के अंतर्गत क्या होता है, ये विधि क्या हो सकती है भाई? सक्रिय नहीं रहता, इसमें बालक निष्क्रिय रहता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि में तो क्या होता है, अध्यापक प्रश्न पूछता है, छात्र उत्तर देता है, तो सक्रियता बनी रहती है। तो ये भी सक्रियता विधि के अंतर्गत आ जाती है, अवलोकन। और इसके अंतर्गत क्या आता है, छात्र सक्रिय रहता है, छात्र क्या रहता है, सक्रिय रहता है इस विधि में। इस विधि में भी क्या आता है भाई, छात्र सक्रिय रहता है। तो ऐसी कौन सी विधि होगी जिसे निष्क्रिय रहता है? और कहानी कथन में क्या होगा, निष्क्रिय रहेगा। क्या रहेगा भाई? निष्क्रिय रहेगा। इसीलिए यहां अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय कौन सी मिलेगा? कहानी कथन विधि में। ठीक है, समझ में आया भाई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता? दोबारा पढ़िए, कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता? यहां नहीं पूछ रहा है भाई, अंतर्गत नहीं आता। अब देखो सामाजिक उद्देश्य जब हम बात करते हैं तो समाज के बारे में की जाएगी, समाज 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 की, तो कौन सा उद्देश्य इसके समाज में नहीं आएगा? यदि पहला देखिए इसके अंतर्गत सामाजिक कौशलों का विकास, नागरिकता की शिक्षा, तीसरा है समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, और चौथा है संगीत अभिक्षमता का विकास। कौन सा होगा भाई सामाजिक उद्देश्य? देखो सामाजिक कौशलों का विकास, जब सामाजिक कौशलों का विकास हो रहा है तो ये सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। तो ये नहीं आता है पूछ रहा है, तो ये नहीं हो सकता इसका। नागरिकता की शिक्षा, जब सामाजिकता की बात की जाएगी तो नागरिकता की शिक्षा दी जाएगी, तो ये उसका उद्देश्य है, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है भाई, ये भी सामाजिक उद्देश्य है। समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, समाज में जो लोग रहते हैं, समूह में जो लोग रहते हैं, उनमें है ना एक समायोजन की क्षमता होनी, एडजस्टमेंट की क्षमता का विकास भी होना चाहिए, होता है, ये भी उद्देश्य है, इसलिए यही नहीं होता था। कौन सा होगा? संगीत अभिक्षमता का विकास। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा भाई? संगीत क्षमता अभिक्षमता का विकास। संगीत अभिक्षमता का विकास ये सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जॉन डीवी ने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है, क्या कहा है भाई जॉन डीवी ने? चारों विकल्पों को देखिए, बताइए। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। बताइए, देखिए इसमें से कौन सा होगा? अब जॉन डीवी ने क्या कहा है? देखो विद्यालय कोई साधारण चीज नहीं हो सकता, विद्यालय का वातावरण साधारण वातावरण नहीं हो सकता, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती। विद्यालय भी एक तकनीकी टेक्नोलॉजी नहीं है विद्यालय का वातावरण, तो ये वाली बात भी इसने नहीं कही है। विद्यालय एक अनौपचारिक, औपचारिक होता है, अनौपचारिक नहीं है,
तो क्या कहा है, विशिष्ट वातावरण है। यहाँ पे विद्यालयी वातावरण में बालक को सब कुछ सीखने को मिलता है, वो वातावरण जो है बच्चे को सिखाता है सब कुछ। विद्यालय का जो वातावरण एटमोस्फियर है, वातावरण बोलता है, जॉन डीवी ने कहा है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डीवी ने क्या कहा है, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। आगे ये भी देखिए क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है, किसको सहायता पहुंचाती है भाई, स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, तीसरा है मिश्रण विधियों के चयन में, और चौथा है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक होगी, बोलिए देखिए किसमें सहायक होगी भाई शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान तो सबकी सहायता करती है, शिक्षक की भी करती है, छात्र की भी करती है, और मेथड्स चुनने में भी करती है, वातावरण बनाने में भी करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक किसे, संपूर्ण शैक्षिक वातावरण, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हो जाएगी, सहायक होगी। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, क्योंकि स्वयं को समझने में है, बालक को समझने में है, विधियों का चयन करने में भी इसको काम में लिया जाता है, तो संपूर्णता ही इसके अंतर्गत आ जाएगी। 13वें क्वेश्चन को देखिए, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है, बताइए भाई कौन सा इसके अंतर्गत आधारित है आधुनिक मनोविज्ञान का। पहले तो बताइए अनुप्रयोग, यानी यहां अनुप्रयोग की बात की जाती है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, दूसरा है धर्म पर, तीसरा है वर्ग पर, तीसरा चौथा है विद्यालय प्रबंधन पर। किस पर आधारित है भाई अनुप्रयोग, तो देखिए जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए किया जाता है अब छात्रों को उसके बुद्धि स्तर, उसकी बुद्धि लब्धि या उसके व्यक्तित्व, उसके आधार पर, सम के आधार पर उनको विभिन्नताओं का हम अध्ययन करें, और प्रत्येक बालक को उसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाए, उसका वातावरण बना जाए, उसके अनुरूपी तो उसकी शिक्षा दी जाए, उसकी विधियों का चयन की जाए। तो यहां पर विद्यालय प्रबंधन नहीं होगा, वर्ग पर भी नहीं किया जाता, धर्म पर भी नहीं। तो आधुनिक मनोविज्ञान की जब बात की जाती है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ये अनुप्रयोग आधारित होते हैं भाई, कौन पर। देखिए 14वां क्वेश्चन, ये भी आपके आया हुआ बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है। ये नहीं है पूछ रहा है भाई, शिक्षा का अभिकरण नहीं है, शिक्षा जिसके अंतर्गत नहीं दी जाती, शिक्षा का प्रचलन नहीं होता, शिक्षा इत्यादि नहीं है, अभिकरण नहीं है, तो कौन सा होगा जहां शिक्षा नहीं मिलती। यदि आप बात करेंगे तो अभिकरण नहीं, अभिकरण का मतलब होता है जो अंग है उसका जो है, जहां शिक्षा प्रचलित है, जहां दी जा सकती है। तो देखिए शिक्षा का अभिकरण घर है, क्योंकि पहली अगर हम बात करें तो पहली सामाजिक विकास की जो पाठशाला है वो घर होता है, तो ये तो शिक्षा का अभिकरण है घर। तो दूसरी यदि हम बात करें, घर के बाद में व्यक्ति जाता है विद्यालय में, विद्यालय भी उसका क्या अभिकरण है। मीडिया, आजकल मीडिया के माध्यम से भी व्यक्ति क्या है शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा सीखता है, जैसे आज और अपन मीडिया के माध्यम से जो उपकरणों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो मीडिया भी इसके अंतर्गत क्या था अभिकरण है। केवल एक संसद है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है, तो संसद में शिक्षा अभिकरण को नहीं माना गया भाई, संसद को नहीं माना गया शिक्षा अभिकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, कॉल रोजर्स है, बताइए देखिए छोटा सा प्रश्न है, कॉल रोजर्स है क्या है, कॉल रोजर्स कौन है भाई, बताइए देखिए। कॉल रोजर्स है कार्यवादी मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, बताइए कौन सा है कॉल रोजर्स है। पहले तो बताइए कॉल रोजर्स कहां का था, ये आपको पता है कि कॉल रोजर्स कहां का है भाई, ये कॉल रोजर्स कहां का है, यदि हम इसकी बात करें ये अमेरिका का है, कहां का है अमेरिका। यदि इसका पूछ लिया जाए, एक बार पूछा हो इसका कॉल रोजर्स का पूरा नाम क्या है, तो इसका रेनसम और डाल देना, क्या डालेंगे रेनसम, यानी पूरा नाम क्या है इसका कॉल रेनसम रोजर्स, रोजर्स, ठीक है भाई, इसका पूरा नाम क्या है कॉल रेनसम रोजर्स। नेक्स्ट देखिए,
एक प्रश्न और आ सकता है इसके अंतर्गत कॉल रोजर्स के बारे में यदि हम बात करें तो इसका एक सिद्धांत दिया हुआ है। कॉल रोजर्स ने एक सिद्धांत दिया है, व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत। कौन सा दिया है ना? व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत। व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत दिया है कॉल रोजर्स ने। अब यहां देखिए, व्यक्ति केंद्रित की बात की जाती है तो व्यक्ति क्या है? प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी। व्यक्ति क्या है? मानव। मानव व्यक्ति का क्या है? मानव। तो ये मानव, इसीलिए इसको मानववादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं इसको? मानववादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आप इस प्रश्न को दो तरह से देख सकते हैं। कॉल रोजर्स कहां का था? कॉल रोजर्स अमेरिका का है। कॉल रोजर्स का पूरा नाम क्या है? कॉल रेनसम रोजर्स। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत दिया। और व्यक्ति यानी मानव, तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आता है। तो कॉल रोजर्स कौन है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। ये चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलें। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहां बिल्कुल फोकस दिया करो भैया। जल्दबाजी में क्या करते हैं परीक्षा में, नहीं है पूछ लेते हैं और ऑप्शन पहली बार देखते हैं और पहली बार हम टिक लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले आराम से इसको पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, बात सही है। तो ये क्या होगा इसके अंतर्गत भाई? यदि हम देखें तो ये तो सही बात है, इसके अंतर्गत सही नहीं है, ये सही है। दूसरा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन की विधियां हैं वो गुणात्मक भी हैं और परिमाणात्मक भी हैं, ये भी राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम भी क्या होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान है। यदि हम चौथे की बात करते हैं, चौथा विकल्प क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों के मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायता करता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात कर रहा है भाई यहाँ पे, तो व्यक्ति विभिन्नता भी होती है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है भाई? सही है। यानी यहां सही विकल्प नहीं पूछ रहा है, लेकिन सारे के सारे क्या है इसके अंतर्गत? राइट आंसर के अंदर ये सारे के सारे सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा भाई? इसको हम बोनस के अंतर्गत डाल दिए। चारों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत क्या हुआ है? कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं निकल रहा, इस विकल्प के अनुसार सही नहीं है। ये तो सारे सही है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? चारों सही है। ये भी हम डालेंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया गया जिसका हम चयन कर सके हो। ये चयन करने चारों ही हम चयन नहीं कर सकते इसमें से, क्योंकि ये तो मनोविज्ञान की सही बात कह रहा है। व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है। व्यवहार में परिवर्तन क्या है भाई? वृद्धि है। यहां पूछ रहा वृद्धि, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि की बात कर रहा है। तो वृद्धि क्या होती है? देखो, वृद्धि एक तो है वृद्धि, और वृद्धि के साथ ही क्या चलता है? विकास भी होता है भाई। क्या होता है? विकास। यह मैं दूसरे तरीके से कहूं, अगर विकास जब होगा तो वृद्धि भी होगी, तो अभिवृद्धि हम कहते हैं। यानी विकास के अंतर्गत वृद्धि नीत होती है, जबकि वृद्धि में विकास हो ऐसा कहना शाश्वत सत्य नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो विकास में क्या निहित होता है? विकास में वृद्धि क्या होती है? निहित होती है। निहित होती है। अब देखो, वृद्धि को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है, वृद्धि को देखा जा सकता है, तोला जा सकता है। वृद्धि दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत वृद्धि का इसके अंदर, जबकि विकास के अंतर्गत क्या होता है? मापन संभव नहीं है, उसको विकास गुणात्मक की श्रेणी में आता है। तो यहां देखिए, यानी व्यवहार में वृद्धि क्या होगी? मात्रात्मक होगी, गुणात्मक होगी, संज्ञानात्मक होगी, मनोगत्यात्मक होगी। कौन सा इसके अंतर्गत आंसर होगा भाई? बताइए। देखिए, क्योंकि मैं कहूं वृद्धि को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो यहां क्या हो जाएगा? क्योंकि गुणात्मक विकास होता है, संज्ञान विकास की श्रेणी, मनोगत्यात्मक, तो मात्रात्मक वृद्धि क्या है? मात्रात्मक होती है। तो व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन ही क्या है?
वृद्धि है। तो यहां क्या आ जाएगा, मात्रात्मक। जबकि व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन वृद्धि नहीं है, विकास है। यदि यही बात हुई व्यवहार में, है ना, गुणात्मक परिवर्तन क्या है, ये विकास क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकास होगा। यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपको, व्यवहार में खालिस्तान परिवर्तन विकास है, तो हम क्या करेंगे, गुणात्मक कर देंगे, संज्ञान कर देंगे, मनोगत्यात्मक कर देंगे, यानी उपरोक्त सभी कर देंगे, मात्रात्मक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोक्सीमेंट तथा अल्टीमेट दो प्रकार हैं। प्रोक्सीमेंट तथा अल्टीमेट दो प्रकार है। किसके प्रकार है भाई, ये व्यवहार को समझने के प्रकार है, अधिगम के हैं, सहज मोचन प्रणाली के हैं, या रिलीजर के हैं, किसके हैं बताइए, प्रोक्सीमेट तथा अल्टीमेट, बता सकते हैं भाई। तो देखिए ये दोनों के दोनों जो है, प्रोक्सीमेंट और अल्टीमेट जो है, व्यवहार को समझने के प्रकार है। ध्यान रखना भाई, किसके हैं ये, व्यवहार को समझने के प्रकार। कौन कौन से, प्रोक्सीमेंट और अल्टीमेट। नेक्स्ट देखो, अध्ययन के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं। अधिअंकन के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है, अधिअंकन को बोले, देखिए कॉनराड लॉरेंज, पॉल वॉन फ्रीश, निको टिनबर्गेन या पावलोव, कौन है भाई सिद्धांत के यदि प्रतिपादन की बात की जाए तो, कौन है इसका, जल्दी से बताइए आंसर। इसके अध्ययन के कौन है भाई, बोलो, कॉनराड लॉरेंज, पॉल वॉन फ्रीश, निको टिनबर्गेन या पावलोव, कौन होंगे इसके। तो इसका पहला आंसर कौन सा है, पहला विकल्प कॉनराड लॉरेंज। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है, फ्लेक्सिबल लचीला अधिगम नहीं है, निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है बताइए। अधिगम को हम पढ़ेंगे, सभी चीजों को देखेंगे अपन, स्वाभाविकरण, जांच एवं भूल, तीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन और अध्ययन। कौन है लचीला अधिगम जिसके श्रेणी में नहीं आता, वो कौन सा होगा भाई, लचीला अधिगम कौन सा नहीं है, अभी जिसकी बात की थी अपन ने, वो है अध्ययन। कौन है, अधिगम जो है लचीला नहीं है। नेक्स्ट देखो, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुधैर्य अध्ययन किए थे। कौन सा इसमें मनोवैज्ञानिक है जो सामोआ के द्वीप पर जाकर अनुधैर्य का अध्ययन किया बताइए। देखिए इसके अंतर्गत छोटे छोटे आंसर हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अपन इसके प्रश्नों के हम। कौन है भाई, बोलिए। इसके अंतर्गत आएगा मार्गरेट मोड। नेक्स्ट देखो, एक माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है भाई, एक माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक भी डायरेक्ट आंसर है C.W. बियर्स के द्वारा। किसके द्वारा, C.W. बियर्स के द्वारा। नेक्स्ट आंसर देखिए, सॉरी, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। वाटसन के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, वाटसन के द्वारा जो लिखित पुस्तक है जो वर्ष 1925 में प्रकाशित हुई थी, वो लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है। तो आप ये भी देख सकते हैं भाई, क्योंकि वाटसन क्या है, वाटसन के व्यवहार को, यानी वाटसन व्यवहारवादी है। वाटसन कौन है, व्यवहारवादी है, यानी व्यवहारवाद को मानते हैं वाटसन को, व्यवहारवाद का जनक है ये वाटसन। और व्यवहारवाद के अंतर्गत यदि हम देखें तो बिहेवियर वाली पुस्तक लिखी है उन्हें, बिहेवियर। अब बिहेवियर के अंतर्गत जब देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, पशु मनोविज्ञान, व्यवहारवादी की दृष्टि में मनोविज्ञान, व्यवहारवाद या बाल मनोविज्ञान। तो वाटसन द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है वो कौन सी है इसके अंतर्गत भाई, व्यवहारवाद, क्योंकि खुद भी है इसके, तो व्यवहारवाद। नेक्स्ट, सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है।
सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र में और मनोविज्ञान के बीच में पुल का काम करता है, अपनी प्राथमिक रुचि रखता है इतिहास में, एक व्यक्ति में, समूह में, संस्था में। क्या होगा भाई सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा? समाज किसके अंतर्गत रखेगा? इसके अंतर्गत पुल के रूप में कार्य करता है। तो ये समाज क्या करता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने का काम करता है। तो यहां क्या गया? एक व्यक्ति में। किसमें करता है? एक व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मनोविज्ञान नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो कौन ऐसा व्यक्ति है इसमें जो मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में नहीं है, मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है? भाई बताइए इसमें। जॉन डीवी, वॉटसन, हॉल, स्किनर। अब देखो वॉटसन मनोवैज्ञानिक है, वॉटसन तो व्यवहार का मनोविज्ञान दिया इसने, व्यवहार मनोविज्ञान का जनक है ये तो, यानी व्यवहार मनोविज्ञान का जनक, इसलिए तो मनोविज्ञानी है। हॉल, स्टेनली हॉल, ये भी मनोवैज्ञानिक है। स्टेनली हॉल ने किशोर अवस्था को तूफानी तय किया है। स्किनर, ये भी व्यवहार वाली बातों में आता है, व्यवहार वाला मनोवैज्ञानिक है भाई, व्यवहार के अंतर्गत आता है, व्यवहार प्लस अनुभव को मानता है। स्किनर किसको मानता है? अनुभव पे भी बल देता है, अनुभव, व्यवहार प्लस अनुभव पे। तो कौन है इसमें? जॉन डीवी। कौन होगा भाई इसके अंतर्गत? कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी। तो जॉन डीवी फिर है कौन भाई यदि पूछ ले जाए? तो जॉन डीवी देखो, एक तो एक क्या है? दार्शनिक है भाई। क्या है ये? दार्शनिक है। दार्शनिक के साथ साथ में क्या है? शिक्षक भी है। क्या है? शिक्षक। तो निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी। क्योंकि जॉन डीवी पाश्चात्य दार्शनिक है और शिक्षा है, और इसने एक सिद्धांत दिया है भाई, इसको कहा जाता है कार्यात्मक मनोविज्ञान का अग्रदूत। क्या कहते हैं इसको? इस व्यक्ति को कहते हैं कार्यात्मक मनोविज्ञान का अग्रदूत कहते हैं, अग्रदूत। याद रखना भाई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को कार्यात्मक मनोविज्ञान का अग्रदूत कहा गया है? जॉन डीवी को। और जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोविज्ञान का अग्रदूत तो कहते हैं, दार्शनिक है ये और शिक्षक है, इसलिए इसको अग्रदूत, लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये ध्यान रखना। वाटसन मनोवैज्ञानिक है, स्टेनली हॉल भी मनोवैज्ञानिक है, और बी.एफ. स्किनर ये भी मनोवैज्ञानिक है। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बताइए समग्रता, आपको पता होगा भाई समग्रता का, तो समग्रता का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी की बात की जाती है समग्रता के सिद्धांत में। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट थ्योरी है ना भाई, और गेस्टाल्ट थ्योरी में वर्दीमर, कोपकार, कोहलर, अन्य के अंतर्गत है वर्दीमर। कौन आएगा? वर्दीमर। और इसके अंतर्गत कौन आता है? कोहलर और कोफका, कोफका ये आते हैं इसके अंतर्गत। तो यहां समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वर्दीमर। आर.एम. गेन नहीं है, बी.एस. ब्लूम नहीं है, उद्देश्यों की बात करता है भाई, स्किनर भी नहीं है। तो कौन है इसमें? वर्दीमर। समग्रता के सिद्धांत पर जिन्होंने किसके किया था? चिंपैंजी पे प्रयोग किया था ना। चिंपैंजी किस पे? चिंपैंजी, केलों के साथ चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया है वर्दीमर, कोहलर, कोपका। गेस्टाल्टवाद जब अधिगम में पढ़ेंगे तब इसके बारे में और हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। यहां ये ध्यान रखिए समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है वर्दीमर एवं अन्य में कोहलर और कोपका है भाई। ठीक है, यदि तीनों के नाम दे दे तो पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट, सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है? सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है? चार जो विकल्प हैं उनमें से कौन सा सामूहिकता के अंतर्गत नहीं आता? अगर आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा तो विकल्प में समझ आ जाएगा भाई आपको क्या होगा भाई इसके अंतर्गत। अब देखो यहां समूह के अनुष्ठान की बात की, अनुस्थापन की बात की, समूह में अनुष्ठान, तो ये भैया है मनोवैज्ञानिक जांच समूह में, यहां व्यक्तिगत रूप में, समूह में, तो यह भी भाई भाग है। समूह में प्रोफाइल बनाना ये भी है। व्यक्तिक अध्ययन ये भाग इसका नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका श्रृंखला का, हम बात करें तो
जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। बताइए, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। उस अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? बताइए, देखिए क्या कहेंगे उस अध्ययन को? जीवन वृत्तांत अध्ययन नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन वृत्तांत के अंतर्गत तो पूरा विधि, जीवन वृत्तांत अलग विधि है। सर्वे अध्ययन विधि नहीं है, अनुप्रस्थ काट अध्ययन नहीं है, अनुधैर्य अध्ययन। कौन सा अध्ययन होगा भाई? अनुधैर्य अध्ययन। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? अनुधैर्य अध्ययन। तो आपको ये जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे 30, वो आपके लिए बहुत ही उपयोग होने वाले हैं, और आप इनको 30 मत समझिए। यदि हम देखेंगे तो ये संख्या और अधिक चल जाएगी जब हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो आप इनको क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, पढ़िए, देखिए, उसके बाद में आप अपने इसको शेयर वगैरह भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ये एक क्लास और होगी, उसके बाद में अपन इस पूरी क्लास का एनालिसिस भी करेंगे, और शैक्षिक मनोविज्ञान को हम बिंदुवार पढ़ेंगे, इसी चैनल पर भी पढ़ेंगे हम इसको। धन्यवाद।